रात में आप अपने घर की ओर जा रहे हो और अचानक सड़क के किनारे आपको कोई व्यक्ति लावारिस सा पड़ा दिखाई दे, तो अमूमन ज़्यादातर लोग मुंह घुमाकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कानपुर में रहने वाले तरनजीत सिंह, जिन्हें लोग बुलेट वाले सरदार जी भी कहते हैं, ऐसे लावारिस लोगों के लिए मसीहा बनकर आगे आते हैं और सूचना मिलते ही उन लावारिस लोगों को, लावारिस मरीजों को उठाकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराते हैं। द मीडिया वाइज के खास कार्यक्रम शहर के सितारे में आज हमारे साथ हैं बुलेट वाले सरदार जी कहें या लावारिस मरीजों का मसीहा कहें, तरनजीत सिंह जी। लावारिस मरीज की जानकारी आपको मिलती कैसे? अधिकतर तो सूचना मिल जाती। कई लोग इस बारे में जानते हैं तो बता देते हैं मेरे को। कई साल हो गए तो अब लोग जानते हैं। कई बार तो एम्बुलेंस वाले स्वयं बता देते हैं, कई बार संस्था वाले बता देते हैं, और कई बार जब अस्पताल जाओ तो वहाँ के कर्मचारी बता देते हैं कि इस वार्ड में ये आदमी लावारिस आया, या कल ये लावारिस आया है, या यहाँ ये आया है। तो सूचना इस प्रकार प्राप्त होती रहती है। समाज सेवा के लिए अमूमन लोग एनजीओ बना लेते हैं, देखा गया है, या किसी एनजीओ से जुड़ जाते हैं। तो जी। क्या आपने भी कोई एनजीओ वगैरह के माध्यम से ये काम करते हैं लावारिस मरीजों के लिए, या ऐसे ही? नहीं, नहीं, इसमें कोई किसी से सहयोग नहीं लेते, किसी प्रकार का भी आर्थिक या शारीरिक कोई सहयोग नहीं लेते, ना कोई मेरी संस्था या एनजीओ है। मैं स्वयं से, मेरे बच्चे दोनों, मेरी पत्नी, तो जितना हो ये सकता है इंडिविजुअल आप व्यक्तिगत ही ये सारा काम सब करते हैं? सब व्यक्तिगत, ईश्वर का नाम लेके व्यक्तिगत रूप से करते हैं। आपको याद है आपने सबसे पहला क्या केस था आपके पास? मुझे ये था कि हैलट के बाद हनुमान जी का मंदिर छोटा सा एक है, वहाँ पर एक व्यक्ति पड़ा था, कोई श्रीवास्तव जी थे, हुँ। श्री जांघिया में पड़े थे वो, तो वो उसके बारे में सूचना मुझे मिली थी। उनको ले जाके गया था मैं, तो उनको भर्ती कराया था। तो जब पहली बार आप उनको लेके गए, हॉस्पिटल गए, तो कहाँ भर्ती कराया था आपने उन्हें? हैलट कराया था। हैलट में। तो हैलट के जब लावारिस वार्ड में आपने भर्ती कराया उनको, तो उस समय के भाव क्या रहे होंगे आपके? मतलब मन में क्या चल रहा था? भाव तो अच्छा ही था, क्योंकि मेरा भी अनुभव पहला था, तो करने में लगा अच्छा। समस्याएँ भी आईं, पहली बार करने जब समस्याएँ आती हैं, समस्याएँ आईं। लेकिन जब एक बार इसमें सफल हो गए भर्ती कराने में, तो उसके बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। अमूमन लोग इन चीज़ों को टालते हैं कि हम कहाँ जाएँगे, वो लावारिस मरीज़ को भर्ती कराएँगे, उसके कानूनी पचड़े, पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा? तो ये जी। मन में विचार कैसे आया कि नहीं चलो चल के उसको भर्ती करा दिया जाए? नहीं, देखिए, अस्पताल लेके जाना तो पहली बार ही हुआ, लेकिन फ़र्स्ट एड वगैरह हम लोग खुद देते रहते हैं। उनको कोई सड़क पे घायल मिलता है तो उसको शुरू देखते रहे, कोई दिक्कत, वो बड़ी बात नहीं थी। लेकिन ये आया क्योंकि वो मेरे हाथ से बाहर के थे, वो बेसुध थे, तो मुझे डॉक्टरी तो आती नहीं, जो मतलब हुँ। जो फ़र्स्ट एड अलग बात है, और ज़्यादा समस्या हो तो उसका इलाज मुझे नहीं आता, तो मुझे यही लगा कि सरकारी अस्पताल लेके जाएँ। वहाँ पर भर्ती कराया, थोड़ी असुविधा हुई, क्योंकि आप भी समझते हैं कि अकेले बिना तीमारदार के मरीज़ को भर्ती करना थोड़ा परेशानी वाला काम है। लेकिन एक बार सफलता मिली तो फिर उसके बाद हौसला बढ़ गया। तो उनको भर्ती कराने के बाद ये सोचा था कि फिर ये रूटीन वर्क में आ जाएगा आपके? नहीं, नहीं, ये तो नहीं सोचा था। लेकिन हाँ, जब इस बारे में लोगों को मालूम चला और मैंने इस बारे में पोस्ट भी डाली थी, तो लोगों ने बहुत प्रोत्साहन दिया। ये बात बहुत बताएँगे हम आपको, कानपुर की जनता का बहुत-बहुत धन्यवाद कि मुझे कोई भी काम करता हूँ, अगर मैंने उसके बारे में लिखा या बताया, तो मुझे प्रोत्साहन बहुत दिया। बहुत प्रोत्साहित किया मुझे, मेरे काम को एप्रिशिएट किया, तो इससे मुझे हौसला बढ़ा कि मैं सही पथ पर चल रहा हूँ। कभी मन में ये ख़्याल नहीं आया कि चलो अच्छा अब एक एनजीओ बना ली जाए, लोगों को जोड़ा जाए अपने साथ, तो और बड़े लेवल पे इसको किया जाए? नहीं, नहीं, देखिए, इस बारे में मेरी थोड़ी विचारधारा अलग है। समस्या यहाँ होती है जब आप ग्रुप बना के चलते हैं, तो 4 लोग होते हैं, 4 लोगों का विचार अलग होते हैं। उन सब फिर हम जिस काम का उद्देश्य लेके चलें उसमें तरफ समर्पित नहीं हो पाएँगे, हम आपस में समझाते रहेंगे एक-दूसरे को। बहुत समस्या ये है कि आप किसी से मदद के लिए बोलें, वो उपलब्ध ना हो, तो हम उसके भरोसे, जिसको समस्या है उसके भरोसे किसी और को डालें, तो बड़ी दिक्कत वाला काम है। इसलिए मैंने कहा स्वयं से करिए, और एनजीओ का विचार कभी मन में आया ही नहीं कि कोई। दिक्कतें किस तरह की महसूस होती हैं इस काम को करने में? देखिए, शुरू में तो जब हमने काम शुरू किया था, तो इस क्षेत्र में गए तो हमको लोग मूर्ख समझते थे, मेरा उपहास उड़ाते थे। सच बात, वास्तविकता ये है कि मेरा मज़ाक बहुत उड़ाया जाता था कि ये रातों निकल जाता, तो घर परिवार की चिंता नहीं है। और वहाँ की समस्याएँ तो ये है कि वहाँ तो स्पष्ट बात कहूँ तो कि सरकार के भरकस प्रयास के बाद भी सरकारी अस्पतालों का हाल बेहाल है। कोई एक आम मरीज़ की नहीं सुनते हैं, जिनके साथ तीमारधार है, तो लावारिस की कौन सुनता होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके लिए रोज़ का संघर्ष है। आप यकीन नहीं करेंगे, रोज़ का संघर्ष है, रोज़ का। एक दिन भी छुट्टी क्यों नहीं करता हूँ, मेरे घर में कितनी भी समस्या आ जाए, मेरी तबीयत ख़राब हो, मेरे घर में बच्चे की तबीयत ख़राब हो, या पत्नी की हो, या कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए, यहाँ तक कि मेरी दुकान पे कई बार मैं तबीयत की वजह से नहीं जा पाता हूँ, लेकिन मैं इस रात की छुट्टी नहीं करता, क्योंकि उनको मेरी ज़रूरत होती है। अभी आपने दुकान की बात करी अपनी, तो दुकान, घर और रात में इन लावारिस मरीजों को भर्ती कराना, उनकी सेवा करना, इन तीनों में सामंजस्य कैसे बैठा पा रहे हैं आप? नहीं, उसका सहयोग, धर्मपत्नी का सहयोग और मेरे ख़ासकर दोनों बच्चों का सहयोग है। छोटे हैं और 9 साल का, समझ लो, मैं समझिए दोनों बच्चे 20 के अंदर थे तब।
दोनों बच्चे 20 के अंदर थे, मतलब 15-16 साल और 17-18 साल के बच्चे थे मेरे। तब से मेरे इन्होंने समय से पहले समझदार हो गए कि पापा इस काम में जाएँगे तो जाएँगे पापा। उनका बस यही था कि आप राजनीति में मत जाइए, आप सामाजिक काम कुछ भी करिए। सामाजिक कार्यों में अगर एक बात, भरा पूरा परिवार, जी, अच्छी खासी दुकान चल रही, जी। फिर अचानक समाज सेवा की ओर मुड़ने का क्या कारण रहा? अचानक मन में ये कैसे आ गया कि चलो लोगों की सेवा की जाए, मरीजों का हाल देखा जाए? नहीं देखिए, अचानक नहीं आया। हुँ। आज जब पहला रक्तदान किया था आज से 30 साल पहले, तो मेरे परिवार का ही बच्चा था वो। उस बच्चे को रक्त की ज़रूरत थी और कोई रक्त देने वाला नहीं था। तब तो रक्तदान के बारे में कोई जानता नहीं था, तो मुझे कहा गया मरियमपुर का केस है वो, 94-95 की शायद मेरी बात है कि आप यहाँ जाइए। तो मैंने पहली बार रक्तदान किया था। और उसके बाद एक कोई बुजुर्ग थे, उनके बच्चे का मैंने आपका कार्डियोलॉजी में किया था, जो हृदय रोग की संस्थान है। वहाँ पर जब उस बच्चे को रक्त दे के आया था मैं, उनके पिताजी उस वक़्त 60 साल के रहे होंगे। ये बता रहा हूँ मैं आपको, करीब 27-28 साल पहले की बात। तो मेरे पैर पकड़ने लगे, तो मुझे लगा कि इनको कितनी ज़रूरत थी रक्त की। तो एक ध्येय बन गया जीवन का कि यही करना है। आप अच्छा इंडिविजुअल जैसे काम करते हैं, परिवार के साथ मिलके बिना किसी मदद के, और शहर में तमाम एनजीओ हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो सोशल वर्क करते हैं। इन लोगों से मदद आपको मिल पाती है समय पर? नहीं, मैंने कभी इनसे मदद माँगी नहीं। जो बताएँ, आपको सच बताएँ, कोई भी अगर समस्या के समाधान के लिए घर से निकलते हैं, सिर्फ़ ईश्वर के आगे अरदास करके निकलते हैं, और कई बार मैं नहीं भी नहीं, कर पाता कभी हूँ। ऐसा नहीं होता कि लोग खुद से आगे बढ़ के आपसे बात करें कि तरनजीत जी, हम आपके साथ इस काम में सहयोग करना चाहते हैं और अच्छा इस काम को किया जा सके? नहीं, नहीं, 1-2 संस्थाओं से आया, लेकिन वो फिर बैनर वाला काम हो जाता है कि हम आपके पीछे बैनर लगा के चलेंगे। क्योंकि कोई भी मेरे साथ आदमी 1 या 2 दिन जाएगा, 4 दिन जाएगा, 10 दिन जाएगा, वो 365 दिन चलना हर एक के लिए संभव नहीं है। ना हम किसी को कह सकते हैं कि आप रोज़ चलिए, तो वहाँ थोड़ा-सा फ़र्क हो जाता है, तो इसलिए हम किसी के साथ। ये जो लावारिस मरीज़ आप हॉस्पिटल ले जाते हो, ये स लावारिस होते हैं या इलाज के आस-पास या इलाज के बाद इनके घरवाले भी टच में आ जाते हैं? नहीं, टच में तो जब वो उनका घर मिलता है टच में आते हैं, लेकिन टच आने के बाद जब उनके घर में बंदा पहुँच जाता है, फिर दोबारा उनसे भेंट बहुत कम ही दोबारा लोगों नहीं से, वो लोग वो करते। बहुत ही कम, अच्छा, बहुत। आप कैसे घर वगैरह कैसे ढूँढते हो आपकी, मतलब इस देखिए, लावारिस उसके मरीज़ का लिए घर? उनसे लगातार प्रयास, एक दिन में नहीं बताते हैं वो, क्योंकि उनको खुद होश नहीं होता है। अधिकतर तो इसमें मानसिक रूप से संतुलित नहीं होते हैं, और कई ज़हर-खुरानी केस में तो उनको पता ही नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं। आपको याद हो जाए, झारखंड में एक मुस्लिम था शमीम अंसारी नाम का, हुँ। उसकी यहाँ मृत्यु हो गई थी। करीब 20-25 महीना भर उसके साथ भी शायद ज़हर-खुरानी केस हुआ था। 1 महीना था उसके लगातार लगे, तब उसने कोई गाँव बताया था झारखंड के आगे, रांची के आगे कोल्हू का नांदा एक गाँव था। तो वो गाँव के जाके लोगों से बात हुई, मतलब यहीं बैठे-बैठे सब उनसे, तो उनको बुलाया था। तो ये बड़े कठिन काम निकला। आपको अच्छा। काम करते हुए लगभग 30 साल हो गए और 8-9 सालों से आप जी। लावारिस मरीज़ों की सेवा में लगे हैं, उनको अस्पताल पहुँचाने में। अच्छा, इन 9 सालों में क्या लगता है लगभग कितने मरीज़ ऐसे होंगे जिनको आपने हॉस्पिटल पहुँचाया होगा? हॉस्पिटल पहुँचाने की तो संख्या सैकड़ों में होगी। अच्छा, उस जो हॉस्पिटल पहुँचे हैं उनमें से कितने ऐसे होंगे जिनको घर वापस मिला है? हम खाली उत्तर प्रदेश की बात करें तो कम से कम, तो मुझे लगता है 4-5 4 दर्जन, तो लगभग 40-50 के आदमी करीब उनके घर तक पहुँचाया है। और इसमें कुछ ख़ास केस ज़हर-खुरानी के भी थे। ना उनको उनकी समस्याओं को दूर किया, बल्कि उनका घर भी ढूँढा और घर से बंदे को बुला के उनको सुपुर्द भी किया है। और एक बार। 9 साल में कोई एक ऐसा केस हुआ जिससे आपको बड़ी आत्मीय खुशी मिली हो, उस केस को सॉल्व करने के जी, बाद? बिल्कुल, मैं ज़रूर खुशी बताना चाहूँगा, गौरवान्वित महसूस करता हूँ मैं अपने आप को कि हम जिस देश में, मतलब हम भारतवर्ष में, जहाँ के प्रधानमंत्री ने मेरी समस्या को सुन के मुझे 5वें दिन वहाँ पीएमओ ऑफ़िस से फ़ोन आता है, तो मेरे जीवन का एक अनमोल क्षण क्या था। क्या था, मैं चाहूँगा वो ज़रूर आप बताइए देखिए, कि मुझे एक पुलिस अधिकारी हैं, जो मुझे लगभग रात को रोज़ मिलते थे। उन्होंने मुझे बताया कि कोई पश्चिम बंगाल से महिला भटक के कानपुर आ गई थी, तो उनको भाषा अलग, बंगाल की भाषा यहाँ हम लोग को आती नहीं, उनको बंगाल पहुँचाना था। उन सबको मालूम था पुलिस अधिकारी को कि मैं ये काम करता हूँ, तो उन्होंने मुझे सूचित किया। उस बारे में मैंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जी को, वहाँ के कई अधिकारियों को ट्विटर के माध्यम से, पत्र के माध्यम से कई बार प्रयास किया, लेकिन असफल हुआ, कोई जवाब नहीं मिला। हुँ। तो 60-70 दिन निकल गए, और वो महिला बहुत रोती, जब भी उसके यहाँ जाओ तो रोती बहुत थी, बहुत परेशान कि मुझे भैया भेज दो, भेज दो। उसको बड़ी आशा हो गई भाषा थी का कि मैं कर। कम्युनिकेशन वाला प्रॉब्लम बहुत, भी? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। उनको मतलब हिंदी तो थोड़ी बहुत टूटी-फूटी बोलती थी, हम लोग बंगाली कुछ नहीं आती। लेकिन फिलहाल जब 60-70 दिन हो गए, तो मेरे दिमाग विचार आया, ईश्वर ने विचार दिया दिमाग में कि प्रधानमंत्री जी को लिखा जाए। आप यकीन नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, और पत्र प्राप्त होने के 5वें दिन बाद पीएमओ ऑफिस से मुझे फ़ोन आया, और जिस अधिकारी ने फ़ोन किया, कम से कम 15 मिनट मेरे से बात की। उसके बाद तो सरलता से सब हो गया, सब कुछ वो सरलता से। अपने घर पहुँच गए आराम से। पहुँच आधे रास्ते हम गए, आधे रास्ते उनकी मालकिन लेने आई थी, तो उन मालकिन भी उनके ये आधे तो रास्ते। ये तो पॉज़िटिव बात हो गई। जी, अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ कि किसी केस में बहुत नेगेटिव चीज़ें सामने आई हों निकल कर के? देखिए, रोज़ का ये नेगेटिविटी तो रोज़ ही है, कोई ना कोई तो डाँट पड़ती रहती है, कभी किसी अधिकारी से डाँट पड़ जाए, आपको कभी। भी डाँटते भी हैं अधिकारी?
कई बार डाँट पड़ जाती है। जैसे अभी ये बंगाल की महिला के लिए जब छोड़ने के लिए हमने 1-2 जब प्रधानमंत्री जी की तरफ से सहयोग के बाद भी हमने 1-2 अधिकारियों से जब इस चीज़ को बताया कि हम छोड़ने जाएँ, तो मुझे डाँट दिया कि आप कौन होते हैं छोड़ने जाने के लिए? जब उनसे बताया कि आप सुविधा उपलब्ध कराइए कि हम उनके साथ कोई भेजिए मेरे साथ, तब भी उसके लिए मुझे मना कर दिया गया। तो बड़ा हतोत्साहित हो गया था कि अब कैसे करेंगे? फिर ये कहा गया कि आपने जो लेना अपने रिस्क पे करिए। तो अपने उस महिला के आँसू देख के हम रोक नहीं पाए, रिस्क लिया, फिर गए, काम खैर ईश्वर साथ थे तो काम भी हो गया तो अच्छा। ये थे हमारे साथ तरनजीत सिंह जी, जो सड़कों पर पड़े लावारिस मरीजों को अस्पताल में इलाज के दौरान ही अपने बिहाफ पे ढूँढते हैं उनका घर और घर पहुँचा देते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।